बहुत साल पुरानी बात है। रामपुर नामक गांव में त्रिलोचन नाम का एक चित्रकार रहता था। त्रिलोचन चित्रकार अपनी कला में बहुत ही माहिर था। उसके बनाए हुए चित्र ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे अभी बोल उठेंगे। उसके पास इतनी अच्छी कला थी, लेकिन फिर भी अपनी आजीविका के लिए वह अक्सर ही परेशान रहता था। अपनी चित्रकारी करने के लिए वह अक्सर पहाड़ों, जंगलों और ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर जाया करता था। कुदरत के ये नज़ारे उसे अच्छी चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक दिन की बात है, जब त्रिलोचन ऐसे ही एक पहाड़ी इलाके में घूम रहा था कि तभी उसे वहां पर एक कुटिया दिखाई दी। त्रिलोचन सोचने लगा कि इतनी सुंदर जगह पर यह कुटिया किसकी है। वह कुटिया के अंदर चला गया। उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक महात्मा जी थे। त्रिलोचन ने उन्हें प्रणाम किया। उसे देखते ही महात्मा जी कहने लगे, आओ त्रिलोचन, कहो कैसे आना हुआ। महात्मा जी के मुख से अपना नाम सुनकर त्रिलोचन हैरान हो गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम। तब महात्मा जी कहने लगे, बेटा, हमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम रामपुर के एक चित्रकार हो और तुम्हारे बनाए गए चित्र इतने सुंदर और मनोहर होते हैं कि वह किसी का भी मन मोह सकते हैं। तब त्रिलोचन कहने लगा, परंतु ऋषिवर, ऐसी कला होने के बावजूद भी इस राज्य में मेरी कोई कदर नहीं है। निर्धनता के कारण मैं कोई सुख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे अपनी आजीविका चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। न जाने कब तक यह सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तब महात्मा जी कहने लगे, बेटा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब जागने वाला है, परंतु इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कहिए ऋषिवर, आखिर क्या करने से मेरा भाग्य बदल सकता है। तब महात्मा जी ने कहा, सुनो त्रिलोचन, जब रामपुर राज्य की राजकुमारी नीलिमा और शेरपुर के युवराज यशराज का आपस में विवाह हो जाए, तभी तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जाग सकता है और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। त्रिलोचन हैरान होते हुए कहने लगा, ऋषिवर, यह आप क्या कह रहे हैं। राजकुमारी नीलिमा और युवराज यशपाल का विवाह भला यह कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में तो आपस में वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों के राजा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तब महात्मा जी ने कहा, कुछ भी हो त्रिलोचन, यह विवाह अवश्य होगा और इस विवाह को करवाने वाले माध्यम तुम बनोगे। इसी विवाह से तुम्हारा भाग्य भी जग जाएगा। त्रिलोचन ने कहा, परंतु कैसे मुनिवर, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। महात्मा जी कहने लगे, सुनो त्रिलोचन, तुमने राजकुमारी नीलिमा को देखा है। ऋषिवर, मैंने राजकुमारी को देखा तो है। महात्मा जी ने कहा, त्रिलोचन, तुम्हें राजकुमारी नीलिमा का एक सुंदर सा चित्र बनाना होगा और उस चित्र को लेकर तुम शेरपुर के युवराज यशपाल के पास जाओगे। युवराज को तुम अकेले में राजकुमारी नीलिमा का चित्र दिखलाओगे। नीलिमा का चित्र देखते ही राजकुमार यशपाल उस पर मोहित हो जाएगा, उसके रूप का दीवाना हो जाएगा। तब राजकुमारी नीलिमा का चित्र उससे पूछेगा कि क्या वह उससे शादी करना चाहता है। त्रिलोचन ने हैरान होते हुए कहा, महात्मा जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। भला एक चित्र भी कैसे बोल सकता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। राजकुमारी का चित्र बनाकर मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी ही कोशिश से यह विवाह होगा। त्रिलोचन बोला, ठीक है ऋषिवर, अगर आप कहते हैं तो मैं राजकुमारी की तस्वीर बनाता हूँ। इसके बाद त्रिलोचन राजकुमारी की तस्वीर बनाने में लग गया। 1 महीने की जी तोड़कर कोशिश करने के बाद उसने
राजकुमारी की बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई और फिर वह तस्वीर लेकर वापस वन में ऋषि की कुटिया में आ गया और उसने वह तस्वीर महात्मा जी को दे दी और कहा, लीजिए महात्मा जी, मैं राजकुमारी की तस्वीर बनाकर लाया हूँ। तब महात्मा जी ने राजकुमारी की तस्वीर को अपने हाथों में लिया और कुछ कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे और फिर वह तस्वीर वापस त्रिलोचन को थमा दिए और कहने लगे, बेटा, अब यह तस्वीर लेकर तुम राजकुमार यशपाल के पास जाओ, बाकी का काम यह तस्वीर अपने आप कर लेगी। त्रिलोचन उसी दिन तस्वीर को अपने साथ लेकर एक समुद्री जहाज में बैठ गया जो शेरपुर राज्य की तरफ जाता था। कुछ ही दिनों की यात्रा के बाद वह समुद्री शेरपुर राज्य के समुद्री तट पर जा पहुंचा। त्रिलोचन शेरपुर महल की तरफ चल दिया। महल के बाहर पहुंचकर उसने पहरेदार से कहा, पहरेदार, मुझे राजकुमार यशपाल से मिलना है। पहरेदार ने पूछा कि तुम कौन हो? मेरा नाम त्रिलोचन है और मैं समुद्र पार करके दूर देश से आया हूँ। पहरेदार त्रिलोचन को अपने साथ लेकर राजकुमार के कमरे में पहुंच गया और राजकुमार को बताने लगा कि राजकुमार, यह आदमी समुद्र पार करके दूर देश से आपसे मिलने के लिए आया है। तब त्रिलोचन ने अपना परिचय देते हुए कहा, राजकुमार, मेरा नाम त्रिलोचन है, मैं रामपुर राज्य से आया हूँ और मैं एक चित्रकार हूँ। मैं अकेले में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजकुमार के इशारे करने पर पहरेदार उसी समय वहां से चला गया। त्रिलोचन ने हाथ में पकड़ी हुई राजकुमारी की तस्वीर युवराज को दिखाई और कहने लगा, युवराज, यह तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब राजकुमार ने राजकुमारी नीलिमा की वह तस्वीर देखी तो तारीफ करते हुए कहने लगे, वाह चित्रकार, तुमने तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर चित्र बनाया है। तुम्हारी कला का तो कोई जवाब नहीं। त्रिलोचन बोला, राजकुमार, अभी आपने इस तस्वीर की असली खासियत तो देखी ही नहीं। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इसमें? राजकुमार बड़ी ही हैरानी से उस तस्वीर को देखने लगा। तभी उस तस्वीर में बनी हुई राजकुमारी के होठों से यह बोल फूट पड़े, युवराज, इतनी हैरानी से मेरी तस्वीर को मत देखो। युवराज बोला, अरे यह कैसा करिश्मा है, यह तस्वीर तो सचमुच बोल रही है। और फिर राजकुमारी की तस्वीर आगे कहने लगी, राजकुमार, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमार यशपाल हैरानी से उस तस्वीर को देखता रहा और उसने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? परंतु तस्वीर ने युवराज की बात का कोई जवाब न दिया। तब राजकुमार ने त्रिलोचन से पूछा, त्रिलोचन, इस तस्वीर ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? त्रिलोचन बोला, युवराज, यह तस्वीर रामपुर राज्य की राजकुमारी नीलिमा का ही है। राजकुमार बोला, लेकिन रामपुर राज्य से तो हमारी खानदानी दुश्मनी है। दुश्मनी की राजकुमारी की तस्वीर तुम मेरे पास क्यों लाए हो? त्रिलोचन बोला, क्योंकि राजकुमार, नीलिमा तुम्हारी होने वाली पत्नी है। यह सुनते ही राजकुमार का मुंह हैरानी से खुला रह गया और वह बोला, यह तुम क्या कह रहे हो चित्रकार? दुश्मन की बेटी से मेरा विवाह भला कैसे हो सकता है? राजकुमार, इसमें आप भला क्या कर सकते हैं जब विधाता ने ही ऐसा लिखा है। अच्छा राजकुमार, आप मुझे एक बात बताइए, क्या राजकुमारी नीलिमा आपको अपनी लायक नहीं लगती? राजकुमार ने कहा, ऐसी बात नहीं है त्रिलोचन, राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है। उससे विवाह करके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, परंतु यह विवाह होना असंभव है। हमारे पिताजी महाराज यह रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। त्रिलोचन बोला, इसकी चिंता आप मत कीजिए युवराज, बस मुझे राजकुमारी के बारे में आप अपने विचार बतलाइए। राजकुमार ने कहा, तो सुनो त्रिलोचन, राजकुमारी की तस्वीर देखते ही मैं
उसके रूप पर मोहित हो गया हूँ और मैं उसका दीवाना हो चुका हूँ। उसे पाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन त्रिलोचन, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मेरे चाहने से यह विवाह नहीं हो जाएगा। त्रिलोचन ने राजकुमार को विश्वास दिलाया और कहा, युवराज, यह विवाह होगा और अवश्य होगा। मैं अभी आपकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा, परंतु तुम मेरी तस्वीर का आखिर क्या करोगे? राजकुमार, मैं वापस रामपुर पहुंचकर आपकी तस्वीर राजकुमारी को भेंट करूंगा। तब आपकी तस्वीर भी राजकुमारी नीलिमा से वही प्रश्न करेगी जो राजकुमारी की तस्वीर ने आपसे किया था। राजकुमार ने खुश होते हुए कहा, अच्छा फिर तो त्रिलोचन, तुम मेरी तस्वीर अवश्य बना लो। इसके बाद त्रिलोचन और राजकुमार की तस्वीर बनाने में जुट गया। तस्वीर पूरी बनने के बाद त्रिलोचन बोला, राजकुमार, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही रामपुर वापस लौट जाना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा, त्रिलोचन, तुमने राजकुमारी की तस्वीर दिखाकर मेरे दिल में जो प्रेम की आग भड़काई है, उसका अंजाम न जाने क्या होने वाला है। पता नहीं राजकुमारी नीलिमा से मेरा विवाह भी होगा या नहीं। अब यही सवाल मेरे दिमाग में हर वक्त घूमता रहेगा। त्रिलोचन ने कहा, युवराज, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि राजकुमारी नीलिमा जल्दी ही आपकी पत्नी बनेगी। इतना कहकर त्रिलोचन राजकुमार से विदा लेकर वहां से चला गया। रामपुर राज्य वापस आकर त्रिलोचन सोचने लगा कि अब राजकुमारी नीलिमा से अकेले में कैसे मिला जाए। अचानक उसे याद आया कि राजकुमारी नीलिमा रोज सुबह गौरी माँ की पूजा करने के लिए अकेली ही मंदिर जाती हैं। राजकुमारी से अकेले मिलने का वही एक मौका है। दूसरा दिन सुबह सुबह त्रिलोचन राजकुमार की तस्वीर लेकर गौरी माता के मंदिर की तरफ जाने लगा। रास्ते के किनारे पर खड़ा हो गया। कुछ ही देर के बाद राजकुमारी नीलिमा का रथ दौड़ता हुआ वहां पर आ रहा था। त्रिलोचन ने आवाज लगाई, राजकुमारी जी, जरा सुनिए, रथ को रोकिए। यह सुनकर राजकुमारी नीलिमा ने घोड़ों की लगाम खींची और कहने लगी, तुम कौन हो? त्रिलोचन बोला, राजकुमारी जी, मैं आपके ही नगर में रहने वाला त्रिलोचन चित्रकार हूँ। मैं आपको अपने द्वारा बनाई हुई एक तस्वीर भेंट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको आवाज लगाई है। इतना कहकर त्रिलोचन ने राजकुमार यशपाल की तस्वीर राजकुमारी नीलिमा को पकड़ा दी। जैसे ही राजकुमारी की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो वह सोचने लगी कि यह तो कोई तेजस्वी राजकुमार लगता है। तभी वह तस्वीर कहने लगी, राजकुमारी नीलिमा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? यह सुनकर राजकुमारी नीलिमा हक्की बक्की रह गई और चित्र को देखते हुए कहने लगी, यह कैसी अजीब बात है। यह तस्वीर तो मनुष्यों की भांति बोल रही है। अगले ही पल वह क्रोध में आकर त्रिलोचन से कहने लगी, त्रिलोचन, यह क्या बेहुदा हरकत है? इस तस्वीर ने हमसे ऐसा बेहुदा सवाल क्यों पूछा? त्रिलोचन बोला, राजकुमारी जी, इस तस्वीर ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सही है। राजकुमारी बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राजकुमारी जी, यह तस्वीर के और राजकुमार की है। वह सब आपसे विवाह करना चाहते हैं। राजकुमारी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? शेरपुर राज्य तो हमारे दुश्मन का राज्य है। त्रिलोचन बोला, राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की खानदानी दुश्मनी मिटाने के लिए आपका और राजकुमार का विवाह होना ही बहुत जरूरी है। वैसे भी यह सब विधाता ने लिखा है, यह विवाह तो होकर ही रहेगा। राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की भलाई इसी में है कि आप इस विवाह को मंजूरी दे दें। तब राजकुमारी ने कहा, ठीक है त्रिलोचन, अभी तुम जाओ, मैं महल में जाकर
इस बारे में सोच विचार करूंगी। और फिर त्रिलोचन वहां से चला गया। राजकुमारी ने मंदिर में जाकर गौरी माँ के दर्शन किए और फिर राजकुमार की तस्वीर लेकर महल में अपने कमरे में वापस लौट आई और सोचने लगी कि मैं एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए ही रोजाना गौरी माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर जाती हूँ। और मंदिर जाते हुए रास्ते में ही मुझे त्रिलोचन मिला था। स्वयं गौरी माँ की तो क्या स्वयं गौरी माँ की भी यही इच्छा है? क्या सचमुच ही मेरा विवाह शेरपुर के युवराज से होगा? और फिर उसने एक नज़र राजकुमार की तस्वीर पर डाली। अपने आप से कहने लगी, कुछ भी हो राजकुमार है तो बहुत सुंदर। यह विचार आते ही वह अपने आप से शर्मा गई। इधर त्रिलोचन एक बार फिर से उन महात्मा जी की कुटिया में जा पहुंचा और कहने लगा, ऋषिवर अब मेरे लिए क्या आदेश है? महात्मा जी बोले, त्रिलोचन राजकुमारी नीलिमा और राजकुमार दोनों एक दूसरे के चित्रों को देख चुके हैं और एक दूसरे को पसंद भी कर चुके हैं, परंतु क्योंकि दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी है इसीलिए वह किसी से भी इस विवाह के लिए बात नहीं करेंगे और मन ही मन में कुढ़ते रहेंगे। इसी कारण से उनकी सेहत बिगड़ेगी और वह दोनों अस्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम्हें रामपुर के राजा हुक्म सिंह के पास जाना होगा और उनसे कहना होगा कि तुम राजकुमारी की बीमारी का इलाज जानते हो। महात्मा जी जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इधर राजकुमारी नीलिमा सचमुच उदास रहने लगी थी। सोचने लगी कि यह मैं अपने दिल को कैसा रोग लगा बैठी हूँ। ना मैं तस्वीर देखती और ना उनके प्यार में पड़ती। पता नहीं मेरा विवाह राजकुमार के साथ होगा भी या नहीं। यह सोच सोच कर राजकुमारी दुखों के सागर में डूब गई और यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। एक दिन राजकुमारी के कमरे में जाने के लिए एक दासी ने बार बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला। यह देखकर दासी कुछ परेशान हो गई और सोचने लगी, क्या बात है, आज राजकुमारी जी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे जल्दी ही इस बात की खबर महाराज को देनी होगी। वह दौड़ी दौड़ी राजा हुक्म सिंह के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज राजकुमारी जी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया परंतु उन्होंने नहीं खोला। यह सुनकर राजा उसी समय राजकुमारी के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने भी कई बार दरवाजा खटखटाया, कई आवाजें लगाईं, परंतु राजकुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। यह देखकर राजा हुक्म सिंह परेशान हो गया और सोचने लगा कि इन दिनों राजकुमारी नीलिमा को न जाने क्या हो गया है। ना वह किसी से बोलती है, ना हंसती है। वैद्य जी को भी उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं पता चल रहा है। आज तो राजकुमारी ने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया है। उसी दिन राजा ने अपने नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमारी के बंद कमरे का दरवाजा खुलवाए और उसकी बीमारी का इलाज करेगा उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा चित्रकार त्रिलोचन ने भी सुनी और वह महाराज हुक्म सिंह के पास जा पहुंचा। कहने लगा, महाराज मैंने आपकी मुनादी सुनी और उसे सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। महाराज समुद्र पार मेरा एक दोस्त रहता है जो राजकुमारी नीलिमा के कमरे के बंद दरवाजे को खुलवा सकता है और राजकुमारी के रोग से भी उन्हें छुटकारा दिला सकता है। राजा ने कहा, तो तुम जल्दी ही समुद्र पार जाकर अपने दोस्त को बुला कर लाओ। तुम्हारी इस यात्रा का सारा इंतजाम हम करेंगे। चित्रकार त्रिलोचन उसी दिन राजा के दिए हुए समुद्री जहाज में बैठकर शेरपुर के लिए चल दिया। कुछ ही दिनों में उसका जहाज शेरपुर पहुंच गया। वह महल में पहुंचकर राजकुमार से मिला और बोला, राजकुमारी नीलिमा की हालत ठीक नहीं है।
तुम्हारी तस्वीर देखने के बाद वह गुमसुम सी रहने लगी है। यहाँ तक कि उसने खाना पानी भी छोड़ दिया है। यह सुनकर राजकुमार चिंता में पड़ गया और कहने लगा, यह तो अच्छा नहीं हुआ। त्रिलोचन ने आगे बताया, यहाँ तक कि वह अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद करके बैठी हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी राजकुमारी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सभी लोग दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके हार भी गए हैं, परंतु किसी को भी इस काम में सफलता नहीं मिली। इसीलिए अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो और रामपुर पहुंचकर राजकुमारी के कमरे के बंद दरवाजे खुलवाएं। युवराज ने चाहते हुए कहा, क्या मैं रामपुर चलूं? त्रिलोचन बोला, इसमें हर्ज ही क्या है युवराज? राजकुमार बोला, लेकिन अगर राजा हुक्म सिंह को इस बात का पता चल गया कि मैं शेरपुर का राजकुमार हूँ तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। त्रिलोचन ने कहा, अब चिंता मत कीजिए राजकुमार, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा क्योंकि आप वहाँ पर भेष बदल कर जाएंगे। युवराज बोला, तब तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ चलने से पहले मैं अपने पिताजी को इस बात की सूचना दे दूँ। और फिर राजकुमार ने एक सिपाही को बुलाया और उसने कहा, मैं एक जरूरी काम से समुद्र पार जा रहा हूँ, तुम इस बात की सूचना पिताजी महाराज को दे देना। अब राजकुमार यशपाल समुद्री जहाज में बैठकर रामपुर राज्य के लिए चल दिया। जब वे लोग रामपुर राज्य के समुद्री तट पर पहुंचे तो त्रिलोचन बोला, राजकुमार, आपने यह अपनी क्या हालत बना रखी है? युवराज ने कहा, त्रिलोचन, जब से हमने राजकुमारी नीलिमा की तस्वीर देखी है तब से मैं राजकुमारी के ख्यालों में कैद हो चुका हूँ। न खाना अच्छा लगता है और न पीना, बस हर समय यही बात सोचता रहता हूँ कि किसी न किसी तरह से मैं राजकुमारी को पालूं। त्रिलोचन ने दिलासा देते हुए कहा, राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही राजकुमारी नीलिमा से आपका मिलन होगा। राजकुमार ने कहा, इसी उम्मीद में मैं आज तक जी रही हूँ। त्रिलोचन और फिर त्रिलोचन ने युवराज को कुछ कपड़े देते हुए कहा, राजकुमार, आप यह कपड़े पहन लीजिए। यह कपड़े पहनने से आप एक ज्ञानी साधु लगेंगे। और फिर राजकुमार ने वह कपड़े पहनकर एक सा भेष बना लिया। उसे देखकर त्रिलोचन कहने लगा, वाह राजकुमार, आप तो सचमुच बड़े ही ज्ञानी साधु लग रहे हैं। अब आपको राजा हुक्म सिंह तो क्या कोई भी नहीं पहचान पाएगा। त्रिलोचन उसी समय राजकुमार को अपने साथ लेकर राजा हुक्म सिंह के पास जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, यही है मेरा मित्र जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। राजा हुक्म सिंह अपने साथ अपने हाथ जोड़कर साधु बने हुए यशपाल से कहने लगा, ऋषिवर, आप किसी भी तरह से और राजकुमारी के कमरे के बंद दरवाजे खुलवा दीजिए और जल्दी ही उसे स्वस्थ कर दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो इस काम के बदले में आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं वह दे दूंगा। यह मेरा विचार है। साधु बने हुए राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे आपके वचन पर पूरा विश्वास है, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गया हूँ, इसीलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं राजकुमारी के कमरे का बंद दरवाजा खुलवाता हूँ, परंतु महाराज, राजकुमारी के कमरे के नजदीक सिर्फ मैं और त्रिलोचन ही जाएंगे। राजा ने विनम्रता से कहा, ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद राजकुमारी के कमरे के बाहर आकर वे दोनों रुक गए और फिर राजकुमार यशपाल राजकुमारी नीलिमा को पुकारने लगा और बोला, राजकुमारी नीलिमा, दरवाजा खोलिए। मैं शेरपुर का युवराज यशपाल तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा हूँ। कुछ ही पलों के बाद कमरे का दरवाजा खुल गया और राजकुमारी कहने लगी, क्या तुम सचमुच युवराज यशपाल हो? हाँ,
राजकुमारी, मुझे तुम तक पहुंचने के लिए यह साधु का भेष धरना पड़ा है और तुमने यह अपनी क्या हालत बना रखी है। इसके बाद वे दोनों एकटक एक दूसरे को देखने लगे। तब त्रिलोचन राजकुमार से कहने लगा, राजकुमार, आप राजकुमारी के साथ कमरे में जाइए, मैं कमरे के बाहर खड़ा होकर पहरा देता हूँ। राजकुमार ने कहा, ठीक है त्रिलोचन, परंतु तुम सावधान रहना और अगर कोई इस तरफ आए तो हमें इशारा कर देना। इसके बाद साधु बना हुआ राजकुमार और राजकुमारी दोनों कमरे के अंदर चले गए। राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी, यह क्या पागलपन है? क्या खाना पीना छोड़ देने से जीते जी मरने का इरादा है? राजकुमारी ने कहा, युवराज, तुम्हारे बिना जीकर भी मैं क्या करूंगी? ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। राजकुमार बोला, नहीं राजकुमारी, ऐसा मत कहो, अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा रहते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता है। हम जिंदा रहेंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। राजकुमारी उदास होते हुए कहने लगी, युवराज, यह तो संभव नहीं है, मेरा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता है। तब राजकुमार ने उसे दिलासा देते हुए कहा, राजकुमारी, कल दरबार में मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, तब तुम देखना कि तुम्हारे पिताजी अपनी खुशी से तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने को तैयार हो जाएंगे। यह सुनकर राजकुमारी का चेहरा खिल गया और वह बोली, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ राजकुमारी, ऐसा ही होगा। अब तुम कुछ खाना खा लो ताकि तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ ताकत आ सके। कुछ देर के बाद नीलिमा सचमुच बड़े ही चाव से खाना खाने लगी। इस घटना के दूसरे दिन त्रिलोचन साधु बने हुए राजकुमार के साथ राजा के दरबार में हाजिर हुआ। तब राजा कहने लगा, ऋषिवर, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपकी कोशिशों की वजह से ही हमारी बेटी ने अपने कमरे का बंद दरवाजा खोला और खाना भी खा लिया। अब आप बतलाइए कि इनाम में मैं आपको क्या दूं? महाराज, मैं जो भी आपसे मांगूंगा क्या आप मुझे वही देंगे? राजा ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ, मांगो, तुम क्या मांगते हो? राजकुमार बोला, तो सुनिए महाराज, मुझे राजकुमारी नीलिमा चाहिए। यह सुनकर राजा चौंक गया और बोला, क्या तुम्हें राजकुमारी चाहिए? हाँ महाराज, मैं राजकुमारी नीलिमा से विवाह करना चाहता हूँ। इसी समय और इसी जगह पर राजकुमार की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया और बोला, यह आपने क्या मांगा? ऋषिवर फिर कुछ देर तक सोच विचार करता रहा। इसके बाद राजा ने कहा, ऋषिवर, मैं आपको वचन दे चुका हूँ, इसीलिए राजकुमारी नीलिमा का विवाह आपके साथ करने से मना नहीं कर सकता। यह सुनकर साधु बना हुआ राजकुमार मंद मंद मुस्काने लगा और बोला, तो क्या आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करने को तैयार हैं? हाँ ऋषिवर, मैं अभी राजकुमारी को दरबार में बुलाता हूँ। और फिर जयमाला एक दूसरे को पहनाकर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। इसके बाद राजा ने कहा, ऋषिवर, आप इतना तो बता दीजिए कि आप हमारी बेटी को विदा करके कहाँ पर ले जाएंगे? राजकुमार बोला, महाराज, मैं शेरपुर राज्य का निवासी हूँ, इसीलिए मैं राजकुमारी को लेकर शेरपुर ही जाऊंगा। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और बोला, क्या आप शेरपुर के रहने वाले हैं? हाँ महाराज, मैं शेरपुर का राजकुमार यशपाल हूँ। यह सुनकर राजा हुक्म सिंह पर जैसे बिजलियां गिर पड़ी। वह गुस्से में आकर बोला, तो तुम हमारे दुश्मन के बेटे हो? राजकुमार ने कहा, अब दुश्मनी कैसी महाराज, अब तो मैं आपका दामाद बन चुका हूँ। राजा ने कहा, अरे यह क्या अनर्थ हो गया, एक दुश्मन के बेटे के साथ हमारी बेटी का विवाह हो गया। हुक्म सिंह अब बुरी तरीके से परेशान हो चुका था और फिर मन ही मन कुछ फैसला लेने के बाद वह राजकुमार यशपाल से कहने लगा, बेटा यशपाल, अब तुम हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दामाद हो।
इसीलिए सालों से चली आ रही तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के बीच की दुश्मनी को आज मैं मिटाकर ही रहूंगा। वह कैसे महाराज? तब राजा बोला, बेटा, यह जो मेरे सिर पर तुम मुकुट देख रहे हो, यही सारे झगड़े की जड़ है। वर्षों पहले हमारे परदादा ने तुम्हारे परदादा के राज्य पर आक्रमण किया था और उसी युद्ध में तुम्हारे परदादा हार गए थे। तब हमारे पूर्वज तुम्हारे खानदान का यह शाही मुकुट छीनकर अपने राज्य रामपुर ले आए थे। बस तब से ही तुम्हारे और हमारे खानदान के बीच में दुश्मनी चली आ रही है। बेटा यशपाल, आज मैं तुम्हारे पूर्वजों का शाही मुकुट तुम्हें सौंप कर बरसों से चली आ रही इस दुश्मनी को खत्म कर दूंगा। यही कहते हुए राजा ने मुकुट राजकुमार को सौंप दिया। लो बेटा, अपनी अमानत संभालो। राजकुमार ने राजा से मुकुट ले लिया और राजकुमारी नीलिमा के साथ शेरपुर राज्य के लिए रवाना हो गया। उसके बाद राजा ने त्रिलोचन से कहा, त्रिलोचन, तुम्हारे ही कारण दो दुश्मन राज्य अब मित्र बन चुके हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें अपना शाही चित्रकार नियुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे दरबार के एक दरबारी रहोगे और साथ ही मैं तुम्हें 10,000 सोने की असरफियाँ भी इनाम के तौर पर दे देता हूँ। इतना इनाम पाकर त्रिलोचन बहुत ही खुश था। उसने राजा का धन्यवाद किया। अब वह राजा हुक्म सिंह के दरबार का एक शाही चित्रकार और दरबारी बन चुका था। उसका सोया हुआ भाग्य जाग चुका था और उसकी बाकी की जिंदगी बड़ी ही सुख और शांति से बीतने लगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली दिलचस्प कहानियों में। धन्यवाद।